हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट फर्स्ट का नाम है थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंस सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, ध्यान देना। यूनिट हमारी कौन सी है? फर्स्ट है, और यूनिट फर्स्ट का नाम आपको बड़े अच्छी तरीके से याद हो गया है, थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है एंथैल्पी है। अब यहाँ पर एंथैल्पी की आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, आपको कुछ लिखना नहीं है, बस 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। एक अच्छा सा शानदार ज़बरदस्त ऑप्शन ढूंढना है और टिक लगा देना है। पर टिक तभी लगा पाओगे जब आपको पता होगा, पता तब होगा जब आप ये लेक्चर पूरा देखोगे। चलिए तो सबसे पहले जो एंथैल्पी है मैं तो बता दूंगा कि एंथैल्पी जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव मतलब विस्तृण, या इसको बोलते हैं आप विस्तृत गुण होता है। मैंने बता दिया आपको, मैंने बता दिया कि एंथैल्पी विस्तरण गुण होता है या विस्तृत गुण होता है या विस्तृण गुण होता है। कई तरह से ऑप्शन में पूछ सकता है। इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, आप हिंदी में कुछ भी बोलो लेकिन इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही बोला जाता है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो कि विस्तृत गुण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखो विस्तरण गुण को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, और सघन गुण को हिंदी में बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो लाइन पे जरा ध्यान देना दोस्तों, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम बचा नहीं है। तो ध्यान देना, देखो जितने भी हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है मतलब विस्तृण गुण हैं, कई नाम से जाना जाता है, मैंने बोल दिया एक्सटेंसिव। जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है कुछ के नाम याद कर लो, कुछ के नाम याद कर लो। द्रव्यमान, ठीक है, विस्तृण गुण है यानी कि द्रव्यमान एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आयतन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जितना भी आप इस लेक्चर में पढ़ोगे एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, ये सब क्या है? हमारी विस्तृण गुण है, ठीक है। हो गया याद? कौन कौन सा? सबसे पहले याद करो, सबसे पहले याद करो द्रव्यमान यानी कि जो मास होता है हमारा, ठीक है, ओके ओके ओके। दूसरा याद करो आयतन, ठीक है। तीसरा याद करो एच, एच मतलब एंथैल्पी, यू मतलब आंतरिक ऊर्जा, जी मतलब गिब्स ऊर्जा, ठीक है। ये सब के सब क्या चीजें होती हैं? ये सब की सब क्या चीजें होती हैं? द्रव्यमान, आयतन, ठीक है, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा और एंट्रोपी, ये सब की सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है मतलब विस्तृण गुण है। समझ में आया? लिख लो साइड में। इसीलिए आज का लेक्चर ये मैंने फेस टू फेस पढ़ाने वाला हूं क्योंकि मजा आने वाला है। ध्यान देना, पहला याद करो इसको, याद करो इसको। कोई सा भी एग्जाम पेपर में पूछ सकता है कि यार द्रव्यमान है, 4 ऑप्शन मिलेंगे इसी तरह से, बताना आपको होगा। द्रव्यमान, आयतन, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा और एंट्रोपी, ये 6 चीजें हो गई। ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज है? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसका मतलब है एंथैल्पी क्या हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है यानी कि विस्तृण गुण है। चलिए अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये तुम देख रहे हो ना सघन गुण, ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहा अलग से कि सघन गुण जो होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम पेपर में पूछा यानी कि आगे आएगा अभी, चलो उसके बारे में बाद में बता देंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। विस्तृण गुण है, देखो एंथैल्पी क्या है? विस्तृण गुण है। और विस्तृण गुण है क्या? तापमान विस्तृण गुण है क्या? आयतन विस्तृण गुण है क्या? अपवर्तनांक विस्तृण गुण है क्या? श्यानता विस्तृण गुण है? ढूंढो कौन सा ऑप्शन राइट मिल रहा है इसमें से, ढूंढो। आयतन मिल गया, इज अ राइट ऑप्शन, आयतन। अब विस्तृण गुण हम कहते किसे हैं? कि ऐसे गुण जो पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान या आकार पर डिपेंड करते हैं, वो सबके सब हमारे कौन से होते हैं? विस्तृण गुण होते हैं। क्लियर हुआ बिल्कुल? यार थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा एमसीक्यू, लेकिन समझा रहा हूं, समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि यार एक क्वेश्चन रट के ये सोच रहे हो मैं टॉप कर जाऊंगा, इम्पॉसिबल। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है विस्तृण गुण है, आयतन हो गया, बेझिझक लगा दो टिक। अच्छा अवस्था फलन नहीं है, अवस्था फलन समझते हो ना? अवस्था फलन यानी कि वो प्रॉपर्टीज, वो गुण जो सिस्टम की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे डिपेंड करते हैं, वही क्या होती है? अवस्था फलन होती है। इसका मतलब है
चाहे एंथैल्पी हो, चाहे आंतरिक ऊर्जा हो, चाहे गिब्स ऊर्जा हो, सबकी सब अवस्था फलन है। बचा क्या इसमें? एक मुक्त ऊर्जा भी क्या है, इसको आप जी से शो करते हो, इसको आप यू से शो करते हो, इसको आप एच से शो करते हो। इसका मतलब है ये तीनों की तीनों अवस्था फलन है, तीनों के तीनों क्या है? अवस्था फलन है। बचा क्या हमारा? कार्य। कार्य क्या है? ये अवस्था फलन नहीं है, टिक लगा दो, ये अवस्था फलन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लो, दिमाग लगा लो, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सघन गुण है। आ गया, देखो मैंने क्या बोला कि सघन गुण आ गया। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक बार जोर से बोल दो, जय हिंद जय भारत। बोल दिया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी कि सघन गुण। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यानी कि वह गुण जो पदार्थ के द्रव्यमान या आकार पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो सब की सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान देना, साइड में लिख लो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप लोग वेरी वेरी इंटेलिजेंट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज साइड में लिख लो मेरे दोस्तों। देखो, एक तो सबसे पहले ताप। ताप का नाम सुना है? हाँ सुना है। अच्छा, दाब का नाम सुना है? सर सुना है। घृत का नाम सुना है? सर सुना है। अच्छा, आपने बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का नाम सुना है? सर सुना है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा अच्छा, ये भी सुना है। ताप, दाब, घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, 5 हो गए। अपवर्तनांक का नाम सुना है आपने? बोलोगे हाँ सर सुना। ये सब के सब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं यार? सघन गुण हैं। ये सब के सब सघन गुण हैं। नोट करो साइड में, नोट करो साइड में, इसलिए बता रहा हूं, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए, आने वाले टाइम के लिए। परसेंटेज भी बहुत बहुत जरूरी है। जल्दी फास्टली, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ताप, दाब, घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अपवर्तनांक, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। पढ़ के जाना, एक बार देख के जाना, बहुत काम की चीज़ है। ना देख के जाओगे घाटा तुम्हारा, अपना कुछ नहीं जाता। ध्यान देना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ताप, दाब, घनत्व, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अपवर्तनांक, ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ढूंढ लो, ढूंढ लो। सघन गुण है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है हमारा? एंथैल्पी तो इसमें आ गया। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। आंतरिक ऊर्जा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। आयतन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। बचा क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अपवर्तनांक क्या बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब इनमें से ना 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है हर साल एग्जाम पेपर में, क्लीन बोल्ड, एक क्वेश्चन पक्का आता है। एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से आते आता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर टिक लगा दो, डी पर, डी नंबर पे टिक लगा दो। अपवर्तनांक इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यही क्या है? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ो। एंथैल्पी बराबर होती है, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, मानक गिब्स ऊर्जा, इन सब में हर टाइम बच्चे को डाउट रहता है। करेक्टली अगर मैं आपसे परिभाषा ही पूछूंगा ना, तो भी नहीं बता पाओगे यार एंथैल्पी की परिभाषा ये है। जरा बताओ जरा फटाफट, इसे क्या होती है? एक लाइन में एंथैल्पी की परिभाषा डिफाइन कर दो यार। अरे यार, कहाँ एमसीक्यू पढ़ने वाले? थ्योरी बेटा पढ़े करो, मेहनत करो। देखो, एंथैल्पी बराबर होती है, ध्यान देना, एंथैल्पी किसके बराबर होती है? जल्दी बताओ। तो एंथैल्पी का एक फॉर्मूला होता है। देखो, एंथैल्पी को शो करते हैं हम एच से। एच बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस पी इंटू भी, यानी कि वर्क बोल दो या कार्य बोल दो, ठीक है, क्योंकि W बराबर पी भी होता है, W बराबर पी भी होता है। तो सिंपल सी बात है, H बराबर E प्लस पी भी होता है, H बराबर E प्लस पी भी होता है। याद कर लो, H बराबर E प्लस पी भी होता है। इसी को अगर मैं डेल्टा H की फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह से ये लिखा जाएगा, P इंटू डेल्टा भी, ठीक है, P इंटू डेल्टा भी। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं हम। प्रेशर क्या होता है एंथैल्पी में? कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है आप इस चीज़ को। तो डेल्टा H बराबर या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो, एंथैल्पी बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा के कभी बराबर। हाँ भाई देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा को हमने ई से शो कर दिया, कहीं पर यू से शो करते हैं, कहीं पर ई से शो करते हैं, लेकिन उसमें को हमेशा छोटा क्यों या बड़े क्यों से ही शो किया जाता। पर घबराओ मत, डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। तो डेल्टा ई के बराबर नहीं है, पी व पी के गुणनफल के बराबर नहीं है। हाँ, ये मिल गया ऑप्शन नंबर सी, ई प्लस पी बी के बराबर है। किए गए कार्य के बराबर कैसे कैसे दमदार ऑप्शन रखे हैं भाई, जो दिमाग को घुमा दे। ई प्लस पी बी, ई प्लस पी बी इज द राइट ऑप्शन। याद करो, ई प्लस पी बी, सी पे टिक लगा दो। याद कर लो अभी से कि एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा में ये वो होता है, ये वो क्या होता है? ये
होता है संबंध एच बराबर ई प्लस पी बी, एच बराबर ई प्लस पी बी, एच बराबर ई प्लस, रट्टा मान लो, याद कर लो, समझ लो कि आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं, आपसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं यार। हैस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? भैंस का नियम नहीं, हैस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? हैस का नियम आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आज यहाँ भी भैया 12th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं तो हैस का नियम आपने पढ़ रखा, बोरन हेबर्ट साइकिल पढ़ है। पहले ये बताओ हैस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित? ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, ऑप्शन नहीं दिया है, पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर मैंने पीछे कवर करवाया, उसमें देख के बताओ कि यार हैस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, जल्दी बताओ हैस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? अरे यार उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है, याद कर लो, लिख लो, हैस का नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। बता दिया, अब क्या बताऊं? अरे अब क्या बताऊं यार, अब क्या प्रथम नियम में बताऊं तो मैं क्या, चलो बता दूंगा, डरो मत। तो लिख लो जरा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम इनके फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके लिख लो, यानी कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। ये बताओ जरा, ध्यान देना, उष्मागतिकी अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक है। ओए होए, उष्मागतिकी थोड़ी ना है यार, उष्माक्षेपी है, माय मिस्टेक, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अरे यार उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो होती है ना वो यूं बाहर जाती है, यूं बाहर जाती है, उष्मा तो चली गई यूं बाहर, छोड़ो उसे, चली गई, छोड़ो, चक्कर में का पढ़ लो, ये रख दो। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऋणात्मक है। तो ध्यान देना, जितनी भी उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी सबके लिए एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच का जो मान आता है ना वो निगेटिव होता है। समझ गए होगे क्या होता है? निगेटिव होता है, याद कर लो ठीक से। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एक क्वेश्चन कन्फर्म ये वाला हो गया। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ये वाला मार्क बनाता हूँ मैं, वेरी वेरी लिखता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है और उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए नेगेटिव होता है, उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है तुम्हारे पास? पॉजिटिव होता है, इतना मैंने बता दिया आपको। चलिए यहाँ पे डेल्टा एच का मान लगा दो, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए हमेशा नेगेटिव होता है डेल्टा एच, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऋणात्मक होता है कौन सा? डेल्टा एच। अच्छा कौन सा समीकरण सही है? जल्दी देखो, जल्दी देखो, कौन सा समीकरण सही है? उष्मागतिकी का प्रथम नियम सुनाओ। 5, 6, 7, 8, 10 स्टेटमेंट है, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट दो उष्मागतिकी के प्रथम नियम का जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को नॉलेज है। देखो सबसे पहले यानी कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, समझ गए? ये पहला स्टेटमेंट बहुत दमदार स्टेटमेंट है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा कैसी होती है? नियत रहती है। जब कहीं कभी एक प्रकार की ऊर्जा खत्म होती है तो उसी समय कहीं भी दूसरे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, कंजर्व रहती है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। समझ गए चीज़ को? तो कौन सा समीकरण सही है? कौन सा समीकरण सही है? तो एक बात मैं आपको बता दूं, देखो जरा ध्यान से, इसे मैं हटा दूं, पक्का हाथ से कर दूं? अरे कर दो सर, कर दो, मर्जी है आपकी। देखो जरा एक चीज़ पे ध्यान देना, एक चीज़ पे जरा थोड़ा ध्यान देना आप। सिस्टम है कोई, सिस्टम पे सिस्टम हिलाया, ये जो है ना तुम देख रहे हो, ये इसको ना थोड़ा सा आप हीट करो। हीट का मतलब ये होगा कि आप इसको क्यू ऊर्जा दे दो, यानी कि आपने हीट करा तो हीट का मतलब ये कि आपने यहाँ से इसको क्यू ऊर्जा दी। अब ये जो क्यू ऊर्जा होती है ना वो दो भागों में खर्च होगी। एक तो सिस्टम के अंदर जो पदार्थ है, यानी कि जो इसके अंदर पदार्थ है, पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में और किए गए कार्य में खर्च हो जाती है ना। यानी कि अगर मैंने यहाँ कोई मतलब पिस्टन लगा दिया, उसके ऊपर मैंने कुछ वजन लगा दिया, मैं यहाँ से लगातार हीट कर रहा हूँ, हीट करने पे क्या होगा? पहले जितनी भी ऊर्जा होगी वो आंतरिक ऊर्जा में सेव होगी, फिर उस आंतरिक ऊर्जा से क्या होगा? धीरे धीरे कार्य होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कुछ ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो जाती है और शेष ऊर्जा जो होती है वो किए गए कार्य में खर्च होती है। इसका मतलब है दी गई जो ऊर्जा होती है, जो दी गई ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य के बराबर होती है। यहाँ पे मैं आंतरिक ऊर्जा को यू से शो करूँगा, ठीक है। यानी कि जब जितनी भी ऊर्जा आप सिस्टम को देते हो तो उसका कुछ भाग जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होता है और शेष भाग जो होता है वो किए गए कार्य में खर्च हो जाता है। मतलब Q बराबर U प्लस डब्ल्यू, ढूंढ लो Q बराबर U प्लस डब्ल्यू कहाँ पर है ये, यानी कि Q बराबर U प्लस डब्ल्यू कहाँ पर है? यहाँ पे डेल्टा लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं यहाँ पे डेल्टा लगा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया, ठीक है। अब चला Q बराबर डेल्टा U प्लस डब्ल्यू कहाँ पर है? ये वाला डेल्टा U बराबर Q माइनस डब्ल्यू हो सकता है, चलो देखेंगे अभी। इसमें से मिल रहा है कुछ? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। अब देखो,
अब देखो इस प्लस डब्ल्यू को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो काय में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, तो मतलब डेल्टा यू जो है वो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। जो डब्ल्यू है वो इधर लेके आओगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब है ए नंबर जो है वो राइट ऑप्शन है। कभी इसी के पीछे मत पड़ जाइए, कभी एक के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चॉइस होती है, 4 ऑप्शन है यार, चुनते रहो, कोई तो ऑप्शन अच्छा होगा। ये यहाँ पर जो है डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, यह वाला। तो डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, कंप्लीट, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ाऊँ, पक्का। अरे यार तुमसे बड़ा कोई इंटेलिजेंट नहीं, और तुमसे, चलो छोड़ो, मैं क्या कहूँ यार, क्या कहूँ मैं अब तुम्हारे बारे में। देखो डेल्टा ई और डेल्टा एच में सही संबंध है, बता दिया मैंने, लगा लो खुद से टिक, खुद से टिक लगाओ। अरे यार बार बार मुझसे पूछ रहे हो, इतने छोटे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लगा पाए, बताया नहीं। अच्छा भी ये बताओ, बताया था नहीं बताया था, इसके बारे में बताया था, ये ई प्लस पी भी, डेल्टा ई प्लस पी इंटू डी वी ढूंढो कहाँ पर है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी इंटू डी वी, यानी कि डेल्टा वी। क्या ये नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, ये नहीं दिखाई दे रही आप लोगों को, दिख रहा ना। चलिए ये बी पे टिक लगा दो, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी इंटू डी वी, ठीक है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी इंटू डी वी। बहुत से बच्चे कहते हैं एच क्या चीज़ है, एंथैल्पी, ई क्या चीज़ है, आंतरिक ऊर्जा, पी क्या है, प्रेशर, और भी क्या है, ठीक है, आयतन में परिवर्तन। ये तो सब पता ही है, ये ऐसे ही दमादम पढ़े जा रहे हो। चलिए 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पूरे कर लिए, 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए फिर 9 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए और 10वें क्वेश्चन की अब हम तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अभिक्रिया जब कार्बन का ऑक्सीकरण यानी कि जब कार्बन का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और डेल्टा एच जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो माइनस के 200 किलो जूल है। आए है सर, क्वेश्चन तो बड़ा पेचीदा लेकर आए हो आपके से, इसने तो दिमाग घुमा दिया। बे दिमाग ना ये सब कुछ घुमा देगा। अभी देखो जरा, अभिक्रिया कार्बन का जब दहन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और डेल्टा एच माइनस के 200 किलो जूल है, मतलब 200 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आपको बताना है कि कार्बन की दहन उष्मा 100 जूल है, बी नंबर है उष्माक्षेपी है, अभिक्रिया आरंभ की आवश्यकता नहीं, और डी नंबर सभी सत्य हैं। अब अधिकांश बच्चों का जो माइंड है ना वो सही बता रहा हूँ, यहाँ पहुँचेगा सभी सत्य हैं। आधे बच्चे दे दबा दब एल है, फिर दे दबा दब यल है। सबसे पहले पहचानो, मैंने आपको बता दिया कि अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है। अब हम पहचान करेंगे यहाँ से माइनस से, क्योंकि डेल्टा एच का मान निगेटिव है, इसका मतलब है अभिक्रिया कैसी है हमारी, उष्माक्षेपी है, क्योंकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान कैसा होता है, निगेटिव होता। तो यहीं पर टिक लगा दो, ए नंबर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे यार किसने बनाई है अभिक्रिया, किसने बनाई है अभिक्रिया यार। चलिए देखो जरा ध्यान से, किसी समतापी प्रक्रम है, अय है, किसी समतापी प्रक्रम में नहीं यार, किसी समतापी प्रक्रम में है, ऐसे बोल सकते हो। यहाँ पे मैं है लिख दो, मैं है, किसी समतापी प्रक्रम में है, ठीक है। चलो बताओ जरा, किसी समतापी प्रक्रम में है, क्या है, क्या। देखो टेम्परेचर कैसा हमारा समान है, ध्यान देना, टेम्परेचर कैसा है हमारा, बिल्कुल समान है, ठीक है। अब देखो कह रहा कि किसी समतापी प्रक्रम में है, क्यू बराबर 0, क्यू बराबर नहीं है 0 के, या क्यू बराबर इन्फिनिटिव। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, जल्दी बताओ। समतापी प्रक्रम के लिए टेम्परेचर हमारा कैसा रहेगा, समान रहेगा। भाई टेम्परेचर जब हमारा समान रहेगा तो समतापी प्रक्रम के लिए क्या लग रहा है आप लोगों को, राइट ऑप्शन कौन सा होगा इस चीज़ का, जल्दी बताओ फटाफट तेजी से। किसको पता है, पीछा आपने पढ़ रखा है, बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। अरे यार ये मत सोचना कि अगर प्रक्रम समतापी है मतलब समान ताप है तो दी गई उष्मा या ली गई उष्मा 0 होगी। यहाँ पर जो बी नंबर है वो राइट ऑप्शन है। क्यू बराबर नहीं है किसके, 0 के, ठीक है। क्यू शून्य नहीं होता, या तो ऊर्जा मिलेगी या ऊर्जा आप दे सकते हो, क्यू का मान 0 नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जो इंपॉर्टेंट होता है ना उस पर मैं ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ मैं, ये वाला साइन, चार्ज का नाम सुना है, चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी समतापी प्रक्रम में है, अधिकांश बच्चे क्यू बराबर 0 समझते हैं, पर क्यू बराबर नहीं होता 0 के, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा, जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है,
किसी को पता है? हाँ सर मुझे पता है। क्या होता है? बताऊंगा नहीं सर, पता तो है पर बताऊंगा नहीं। ये ऑप्शन बहुत सारे बच्चे चुनते हैं, भाई पता तो है लेकिन बताऊंगा नहीं। जूल थॉमसन प्रभाव है। अबे जूल थॉमसन प्रभाव, ध्यान देना, जितनी भी गैसें होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी गैसों के टेम्परेचर जो होते हैं वो जूल थॉमसन प्रभाव से घट जाते हैं। ठीक है, जूल थॉमसन प्रभाव से क्या होते हैं, गैसों के टेम्परेचर घट जाते हैं, पर हीलियम और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के टेम्परेचर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये दो गैसें अपवाद होती हैं। तो ध्यान देना, जूल थॉमसन प्रभाव है, ये तो समझ गए किस काम में आता है सर, गैसों के टेम्परेचर को कम करने के काम में आता है। ठीक है, कम करने के काम में आता है। प्रक्रम कौन सा है? समदाबी, सम एंथैल्पिक, समतापीय, या इनमें से कोई नहीं। एक खास बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जूल थॉमसन प्रभाव कैसा होता है? सम एंथैल्पिक होता है। सम एंथैल्पिक होता है जब किसी गैस का प्रसार उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर होता है तो गैस का ताप गिर जाता है। इस घटना को हम जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। तो ये समदाबी नहीं होता, क्या होता है? सम एंथैल्पिक होता है। याद कर लो, दिमाग में डाल लो, जूल थॉमसन प्रभाव होता है सम एंथैल्पिक। 2024 क्वेश्चन पेपर MJPRU में आया हुआ है। ठीक है, बाकी MSU में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। MSU मतलब मां सुकम्बरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। ठीक है, चलिए देखो जरा आगे, जूल थॉमसन प्रभाव सम एंथैल्पिक होता है, ये बात आपने दिमाग में डाल ली। सर अगला क्वेश्चन बता दो, हैस के नियम से निम्न का निर्धारण होता है। हैस के नियम से निम्न का निर्धारण होता है। ये जो हैस का नियम देख रहे हो, भैंस का नियम नहीं, हैस का नियम, हैस के नियम से निम्न का निर्धारण होता है। तो कभी आपने बोर्न हैवर साइकिल पढ़ी होगी, जालक ऊर्जा का मान भी फाइन हो जाता है इसकी सहायता से, संभवन ऊर्जा भी फाइन हो जाती है इसकी सहायता से, अभिक्रिया उष्मा भी इसकी सहायता से फाइन हो जाती है। जी ये सब काम कर सकता है क्योंकि उष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर यानी कि हेस के नियम से अभिक्रिया की उष्मा का भी निर्धारण होता है और समवन उष्मा का भी निर्धारण होता है। इसका मतलब है सी पे आप टिक लगा दो, ए और बी दोनों। अच्छा, किसी के हेस का नियम याद है? एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अनेक विधियों से एक या अनेक पदों में क्यों ना किया जाए, कुल ऊर्जा नियत रहती है, समान रहती है। यही तो होता है। एक परिवर्तन को ऐसा करके घुमा के कर दो, ए से बी में डायरेक्ट चेंज कर दो, या फिर ए से बी में लेके जाओ, या फिर सी में, ए से सी में लेके जाओ, सी से डी में लेके जाओ, डी से फिर बी में लेके जाओ। ऊर्जा जो होगी वो समान होगी, जितनी ऊर्जा इधर होगी इतनी ऊर्जा हमारी क्या होगी, इधर होगी। यही तो है हेस का नियम, तभी तो बोला गया उष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर आधारित होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट हैं यार। चलिए आगे देखते हैं। देखो, जिस तंत्र में उष्मा का आदान प्रदान ना हो, ओए होए, जिस तंत्र में उष्मा का आदान प्रदान ना हो उस तंत्र को हम कहते हैं, दो चीजें कहते हैं। एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब रुद्रोष्म प्रक्रम, और एक विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। दो चीज़ें ऐसी होती हैं जहां से उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसका मतलब है सर रुद्रोष्म प्रक्रम ही आइसोलेटेड सिस्टम है। हाँ बिल्कुल सही है, एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। रुद्रोष्म प्रक्रम है खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय, या इनमें से कोई नहीं। तो विलगित मतलब आइसोलेटेड सिस्टम होता। रुद्रोष्म प्रक्रम में उष्मा से कोई लेना देना नहीं होता। समदाबी प्रक्रम दाब समान रहता है, समायतनी प्रक्रम आयतन समान रहता है, समतापी प्रक्रम ताप समान रहता है, और रुद्रोष्म प्रक्रम में उष्मा जो होती है वो निश्चित होती है, उष्मा कभी भी चेंज नहीं होती। क्यूब का मान यहाँ पे 0 होता है, दी गई उष्मा कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो रुद्रोष्म प्रक्रम का आपके सामने घटा हो? हाँ, टायर जरूर आपने फटते हुए देखा होगा या पंचर होते हुए देखा होगा। जब टायर फटता है तो टायर कैसे फटता है? टायर धीरे धीरे फटता है? पहले बम आए, हमारे आके ऊपर आके गिरे, हमसे बोले हम फटे ना फटे, हम बोले भैया फट लो, तो फट गए। वो वाला हिसाब नहीं है बम वाला। यहाँ तो टायर जब फटता अचानक फटता तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता कि उष्मा का आदान प्रदान हो जाए। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान देना आप। तो रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए सत्य है। अरे यार ए इस पे थे हम, ए यहाँ पे। तो रुद्रोष्म प्रक्रम में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। चलिए इसी क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा ना घुमा के लिखा, और रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए सत्य है। ध्यान देना, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए क्या है, सत्य है। जल्दी बताओ, डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा डब्ल्यू बराबर ओ, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0, डेल्टा क्यू बराबर 0, या डेल्टा भी बराबर 0। क्या लग रहा है आपको इनमें से कौन सा? बता दो। समझ गए होगे, मैंने बोल दिया कि उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता भैया, एंथैल्पी नहीं,
डेल्टा डब्ल्यू नहीं, हाँ मिल गो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता मेरे दोस्तों। डेल्टा क्यू बराबर यहाँ जीरो होता, डेल्टा क्यू बराबर यहाँ कितना होता है, जीरो होता है। ध्यान देना, डेल्टा क्यू बराबर यहाँ पे कितना होता है, जीरो होता है। याद कर लो, रुद्रोष्म परिक्रम के लिए सत्य है डेल्टा क्यू बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ पर उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैस के रुद्रोष्म परिक्रम में डी क्यू का मान है। ध्यान देना, आदर्श गैस के रुद्रोष्म परिक्रम में डी क्यू का मान है। अब डी क्यू का मान जीरो होता है, तो आदर्श गैस हो या सिंपल वाली गैस हो या वास्तविक गैस हो, सबके लिए कितना होता है, जीरो होता है। कभी धनात्मक ऋणात्मक मार दो। अधिकांश बच्चे ध्यान देना, एग्जाम पेपर जब करके आते हैं ना, तो पता क्या करते हैं, दे शून्य और उपरोक्त सभी, दे शून्य और उपरोक्त सभी, जहाँ शून्य मिल गया ले शून्य, जहाँ उपरोक्त सभी मिल गया ले दबादब, ऐसा मार्क आते हैं। बड़े हिसाब से टिक लगा के आने, ठीक है। आदर्श गैस के रुद्रोष्म परिक्रम में डी क्यू का मान है कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है बेटा, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है। तो सिंपल सी बात है यार, जब जीरो ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों ना हम जीरो पे जाएं। क्यों मेरे दोस्तों, जब जीरो ऑप्शन मिल रहा है हमें तो क्यों ना हम जीरो पे जाएं। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक जीरो ही होता है। आदर्श गैस किसे कहते हैं, आइडियल गैस किसे कहते हैं। कोई दो प्रॉपर्टीज ऐसी बताओ आइडियल गैस की। पहला तो तुम्हें परिभाषा याद ही है कि जो यार गैस चॉल्स का नियम, बोयल का नियम, डॉप के नियम का पालन करती है उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। अबे आदर्श गैस के अणुओं का आयतन कैसा होता है, नेगलेट होता है, ठीक है। नेगलेट मतलब नगण्य माना जाता है ना। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आदर्श गैस के जो अणु होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं। कोई भी दो या तीन बार, तो मेनली पॉइंट यही है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यह वाला होता, आदर्श गैस के अणुओं का आयतन नेगलेट होता, मतलब नगण्य होता। बाद में इस चीज़ का संशोधन करके वास्तविक गैस बनाई गई, वास्तविक गैस बनाई गई। और जब वास्तविक गैस होती है ना, उसका समीकरण अलग ही होता है। इसका समीकरण होता है पीवी बराबर nRT, और वास्तविक गैस का समीकरण वो दिया था किसने, वंडरवाल ने, ठीक है, जिन्होंने A + B और जोड़ दिया था, है ना, A और B और ऐड करके दिया था, वो वास्तविक गैस के लिए लागू था। चलिए आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है, जीरो होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का जूल थॉमसन प्रभाव से ताप, मैंने क्या बताया था, जूल थॉमसन प्रभाव से जो टेम्परेचर होता है हर एक गैस का घटता है। लेकिन ये जो हीलियम और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और जो हीलियम दो गैसें हैं ना, इनका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ये मात्र दो ही ऐसी गैसें हैं जिनका टेम्परेचर जो होता है ना वो जूल थॉमसन प्रभाव से बढ़ जाता है। एक चीज़ और बता दूं, हाइड्रोजन गैस का व्युत्क्रमण ताप कितना होता है, इन्वर्सन टेम्परेचर कितना होता है, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन गैस का व्युत्क्रमण ताप -80 डिग्री सेल्सियस होता है, और हीलियम गैस का व्युत्क्रमण ताप कितना होता है, -240 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन हीलियम के जो गैसें होती हैं वो जूल थॉमसन प्रभाव से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो व्युत्क्रमण ताप -80 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हीलियम होता है उसका व्युत्क्रमण ताप -240 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा मैंने आज इस लेक्चर में पढ़ाया है। चलिए 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में हमने डिस्कस करा, 1 या 2 क्वेश्चन पक्के पूछता है। चलिए इस पर आ जाते हैं। जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक है, जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक है, क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए। ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, यानी कि दाब के सापेक्ष, यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर, क्योंकि ये सम एंथैल्पिक परिक्रम है। जूल थॉमसन गुणांक या जूल थॉमसन प्रभाव जो होता है वो सम एंथैल्पिक परिक्रम होता है। तो स्थिर एंथैल्पी पर आयतन के सापेक्ष ताप में होने वाले परिवर्तन को जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं। तो सी पे लगा दो टिक, राइट ऑप्शन सी नंबर। समान एंथैल्पी, ध्यान देना, यानी कि स्थिर एंथैल्पी पर या नियत एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में होने वाले परिवर्तन को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं, जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैंने ये टिक लगा दिया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल ये एग्जाम पेपर में फंसेगा। आंधी टले, आंधी टले, तूफान टले, पर यह क्वेश्चन न टले। स्वाता परिक्रम है या स्वाता परिक्रम में क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है, एंट्रोपी घटती है। व्हाट राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो।
आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। स्वाता प्रक्रम जो भी होगा उसमें क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। याद कर लो, पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि स्वाता प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, या आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है, कमी होने के मतलब घटती है ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत ना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विस्तरण गुण है। तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि विस्तरण गुण यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ढूंढो। देखो, मोलरता, मोल प्रवाह, मोलर आयतन। अब तुम सोच रहे होगे कि यार सर विस्तरण गुण जो है ना आपने बताया था, एक तो आपने आयतन बताया था, एक आपने द्रव्यमान बताया था, आपने एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स ऊर्जा बताई थी। सर ये तो, और ये तो सर सबके सब यानी कि आयतन, इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए, बट नहीं होता। मोलर आयतन, खाली आयतन होगा तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मोलर आयतन पूछेगा आपसे, विशिष्ट आयतन पूछेगा आपसे, ठीक है, मोलर आयतन या विशिष्ट आयतन, तो ध्यान देना है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मोलर आयतन और विशिष्ट आयतन, ये दोनों के दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। खाली आयतन जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां पर मोलर आयतन, मोलरता, मोल प्रवाह, इनमें से कोई भी विस्तरण गुण नहीं है, खाली अणुओं की संख्या है। अणुओं की संख्या जो होती है ना वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देखना। जब क्षार की क्रिया अम्ल के साथ होती है तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया में डेल्टा एच किस चीज को दर्शाता है? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, या समवन उष्मा होगी, या जलयोजन अभिक्रिया होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो है मेरे दोस्तों इसका यह वाला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। और आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब क्षार अम्ल के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हो। तो यहां पर ए पे टिक लगा दो, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, क्षार प्लस अम्ल लवण प्लस जल बन के तैयार हो गया, और डेल्टा एच क्या शो कर रहा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को शो कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2022 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में कवर करवा दिए हैं। आई होप कि टॉपिक पढ़ के आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।